हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एवरीथिंग जानने की कोशिश करेंगे। क्यों इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडीज, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल बॉडी कहा जाता है। वीटो पावर क्या होता है, इसके मेंबरशिप के काउंसिल्स किस तरीके से काम करते हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक और बार आपको बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इस एसएसबी को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहां पर मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आप भी जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानने के पहले थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया हुआ था, जो कि बहुत बिटरली फेल हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेन स्टार्ट हो चुका हुआ था। तो 1942 में हम थोड़े बहुत यूनाइटेड नेशंस के जेनेसिस को या फिर ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के उस वक्त के प्रेसिडेंट एफडी रूजवेल्ट ने एक टर्म कॉइन किया हुआ था, यूनाइटेड नेशंस। तो दरअसल उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया हुआ था, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। आप यहां पर उसका एक पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इस डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस को 1942 में 26 नेशंस ने साइन किया हुआ था, जहां पर उन्होंने प्लेज लिया हुआ था कि उनकी सरकारें जो है वो कंटिन्यूअसली लड़ाई करेंगी एक्सिस पावर के खिलाफ, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन और जापान जैसे कंट्रीज एक्सिस पावर थे। तो यहां पर अलाइड नेशंस में रशिया, यूएसए और यूके जैसे कंट्रीज थे। तो यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन जो थे, इन सभी ने इस डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस को साइन किया हुआ था। और उसी के चलते हुए जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने आया तो यहां पर हमें नीड समझ में आई कि लीग ऑफ नेशंस जो हमने बनाया हुआ था उसका स्ट्रक्चरल जो तरीका था काम करने का वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ है। और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाने के लिए खासकर यूनाइटेड नेशंस का एक एजाज जो है प्लान जो है वो किया गया था। और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रखा गया था, जहां पर 50 कंट्रीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और वहां पर यूएन चार्टर साइन किया गया था। और यही वो यूएन चार्टर है जिसके तहत हम एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस है या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फाउंडिंग मेंबर्स रहा है यूनाइटेड नेशंस का। एंड सिंस देन यूनाइटेड नेशंस हमने बनाया हुआ है एंड सिंस देन इट हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग। तो एज ऑफ नाउ 193 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं और ये सभी जो है यूनाइटेड नेशन एक चार्टर जो कि अभी जिनके बारे में हमने बात किया हुआ था उसी चार्टर और उसके एम्स और एस्पिरेशंस को, मिशंस को आगे ले जाने की ही कोशिश करता है। तो यहाँ पर किस किस तरीके के मिशंस और एम्स और एस्पिरेशंस दिए गए हैं उस चार्टर में, तो थोड़े बहुत मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को हम मेंटेन करेंगे। जो लूपहोल्स हमने देखे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 आया हुआ था वो फिर से हम ना करें, पीस और सिक्योरिटी के लिए हम काम करें। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इमीडिएटली यूएन चार्टर साइन करने के चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद ही यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी साइन किया गया था, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है। और सिमिलरली डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, जहां कहीं पर भी जरूरत हो हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए आगे आएंगे। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस दैट हैज बीन गिवन अंडर यूएन चार्टर। और अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, ऑफ कोर्स हर नेशन की सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हुए यूनाइटेड नेशंस जो है उन नेशंस के बीच एक कोऑपरेशन, एक ब्रिज, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने की लगातार कोशिश करता है। तो दिस वाज व्हाट यू हैड टू नो अबाउट द यूनाइटेड नेशन। तो इसी यूनाइटेड नेशंस के इन सभी कार्यों को, इन सभी कामों को देखने के लिए 6 अलग अलग प्रिंसिपल ऑर्गन्स बनाए गए हैं या फिर आप 6 अलग अलग इसके पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जनरल असेंबली, जहां पर 193 मेंबर्स जो है वो मिलकर वहां पर बैठते हैं। एनुअल सेशंस वहां पर चलते हैं और सभी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशंस वहां पर देते हैं। दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे पावरफुल जो इस पूरे यूएन का ऑर्गन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तीसरा यूएन सेक्रेटेरिएट है। चौथा यूएन इकोसॉक भी से कहा जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पांचवा ट्रस्टीशिप काउंसिल और छठा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जैसे मैं कह रहा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स का यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन वहां पर मिलता है। सभी कंट्रीज अपने अपने रिप्रेजेंटेशंस वहां पर भेजते हैं। न्यूयॉर्क में एनुअल समिट्स इसके चलते हैं और बहुत ही बड़ा एक ह्यूमंगस बॉडी है, बहुत ही मेजर से डिसीजंस ही यहां पर लिए जाते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे में इन डेप्थ आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। और तीसरा जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन और यूएन से रिलेटेड जितने भी एजेंसी हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल डिसीजंस यही लेता है और उन सभी को डेवलपमेंटल प्लान्स, इंटरनेशनली एग्रीड जो डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं उन सभी के इंप्लीमेंटेशंस भी यही देखता है।
ट्रस्टीशिप काउंसिल एज ऑफ नाउ डिफंक्ट है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 1945 में जब इसे बनाया गया था तब 11 ट्रस्टेड टेरिटरीज जो थे, जो भी कॉलोनियल एम्पायर्स का हिस्सा थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप उन्हें मॉनिटर कीजिएगा ताकि वो आगे बढ़कर खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की तरह बना सकें। तो एज ऑफ नाउ कॉलोनियलिज्म तो नहीं है, तो इसीलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल के फंक्शंस को भी जो है वो रोक दिया गया। एज ऑफ नाउ इट इज अ डिफंक्ट। और पांचवा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द जस्टिस सिटी हेग नेदरलैंड्स में है, और इकलौता ऐसा यूएन का ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं है। और छठा जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, हजारों एम्प्लॉयज यहां पर काम करते हैं जो कि यूएन के सभी इन ऑर्गन्स को म्यूचुअल एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए जो कोई भी इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स वर्क वगैरह होते हैं वो सभी हमें इसी यूएन सेक्रेटेरिएट में ही देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि हमने देखा कि यूएन जैसा 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था, अलोंग विद दैट 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो बने हुए थे उसमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल था, और इसकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स बाकी के भी जो हमने मिशंस और एस्पिरेशंस देखे हुए थे अभी, उन सभी को भी फुलफिल करने की कोशिश करता है, लेकिन इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है तो वहां पर रेजोल्यूशंस वगैरह पास करवा के भी तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन देखिए 193 मेंबर्स को हर छोटी बड़ी बात के लिए डिसीजन लेने के लिए एक जगह पर आना एक बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है। तो जितने भी क्रूशियल से इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं वो जल्द से जल्द हो जाए, काम कहीं पर भी बीच में ना रुके, इसीलिए ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादातर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ही दिए गई हैं, और सबसे क्रूशियल डिसीजंस भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही देता है, और इस काउंसिल का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ही है। तो इसकी मेंबरशिप के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। 15 इसके पूरे मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें P5 कंट्रीज भी कहा जाता है, यूएस, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस। ये पांचों जो है इन्हें P5 नेशंस कहा जाता है, जो कि परमानेंट है, इन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और 10 अपार्ट फ्रॉम देम नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि अगर इंडिया इलेक्ट किया जाता है तो 2 साल का उसका कार्यकाल होगा। तो इसी तरीके से हर साल जो है नए नए मेंबर्स इन 10 मेंबर्स से इलेक्ट होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने की भी कोशिश की गई है। अपार्ट फ्रॉम P5 कंट्रीज जो कि चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस और यूएस है, अपार्ट फ्रॉम देम जो 10 सीट्स हैं, 3 जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए दिए गए हैं, 2 एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन के लिए दिए गए हैं। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं 2 लैटिन और कैरेबियन कंट्रीज को दिए गए हैं, 2 अगेन वेस्टर्न यूरोप और 1 जो है ईस्टर्न यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर सीट्स दिए गए हैं। तो इन्हीं रीजन से जो है कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन मेंबर्स को इलेक्ट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं करंट जो एज ऑफ नाउ 2022 हम बात कर रहे हैं, तो करंट जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इंडिया हैज बीन इलेक्टेड वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट टाइम, यानी कि सबसे ज्यादा बार भी वन ऑफ द सबसे ज्यादा बार जो है वो इलेक्ट किया गया है। अब तक 8 बार इंडिया का इलेक्शन हुआ है इस नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूएनएससी की। और सबसे खास बात इन सभी का यह है कि अच्छी बात है कि सभी डिसीजंस लेते हैं, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज जो यहाँ पर खड़कती है, इट इज एक्चुअली द वीटो पावर, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमने देखा कि 15 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, तो हर मेंबर को एक वोट दिया जाता है। कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मोशन वहां पर आए तो हर मेंबर कंट्री को एक वोट वहां पर दिया जाता है, यानी कि सभी समान है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो थोड़े बहुत अलग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स आर मेड बाय अफर्मेटिव वोट of 9 members including the concurring votes of the permanent members, यानी कि किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, अफर्मेटिव चेंज या पर स्टांस लेने के लिए एटलीस्ट उन 15 में से 9 मेंबर्स का यस होना बहुत ही जरूरी है, उनका सपोर्ट करना जरूरी है। एंड अलोंग विद दैट जो P5 कंट्रीज हैं उनकी भी सहमति बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी P5 कंट्री यहां पर नो वोट करता है तो उस पूरे रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया जाएगा। तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो P5 कंट्रीज हैं अभी जिनके बारे में हमने बात किया, उन्हें वीटो पावर दिया गया है, बाकी के किसी भी कंट्रीज को यह पावर नहीं दिया गया। अगर आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या P5 कंट्रीज में से कोई भी एक एब्सटेन करे, तो यस ऑफ कोर्स वो एब्सटेन कर सकता है, तो बाकी के कंट्रीज उस पर वोटिंग जरूर दे सकते हैं P5 कंट्रीज से। लेकिन अगर P5 कंट्री में से कोई भी एक कंट्री वीटो पावर का इस्तेमाल करती है, वो नो कहती है,
तो पूरे रेजोल्यूशन को छोड़ दिया जाएगा, पूरी तरीके से उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया जाएगा। और जो कि मेंबर्स नहीं है सर, उनका क्या, ऑफ कोर्स वो भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिनका इलेक्शन नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स यूएनजीए के अब अगर वो मेंबर हैं तो यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट का हक नहीं दिया जाएगा। वो यहाँ पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, डिस्कशंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पर रेजोल्यूशंस पर वोट नहीं दे सकते। यहाँ पर वो फ्रीली भी नहीं आ सकते, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा कि कोई भी एक कंट्री जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, क्या वो आ सकता है या नहीं। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये लगे कि जो मेंबर ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, अगर उसके कोई भी स्पेशली कोई उसका इंटरेस्ट है इस रेजोल्यूशन में, तो वहां पर आकर जरूर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो चंद मेजर से इश्यूज क्या हैं यूएनएससी के हिसाब से, या फिर यूएनएससी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी है। सबसे इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड टेक्स्ट ऑफ मीटिंग। जितने भी ये मंथन चलाते हैं उसके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते, उस मीटिंग्स के टेक्स्ट या फिर मिनट बुक वगैरह कुछ भी नहीं होते, बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से यहाँ पर डिस्कशंस चलाए जाते हैं। तो अब कितनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आप मेंटेन कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। पावर प्ले इन द यूएनएससी, अभी हमने देखा 15 मेंबर्स हैं, अच्छी बात है, सभी को एक एक वोट आपने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 जो P5 कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पावर प्ले यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है और P5 कंट्रीज कहीं ना कहीं बाकी के कंट्रीज को मजबूर कर देते हैं उनके लाइंस पर आने के लिए। और डिविजन्स अमॉन्ग द P5 कंट्रीज, और विद इन द P5 कंट्रीज भी सभी की दोस्ती नहीं है। यहाँ पर रशिया और यूएस हैं, आप यहीं पर देख सकते हैं। रशिया अगर कोई अच्छी चीज लाने की कोशिश करता है, यूएस रुकाता है उसे, और यूएस अगर कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करता है तो रशिया उसे रुकाता है। चाइना भी वहां पर है, और चाइना अगर कोई चीज लाने की कोशिश करे तो यूएस या फिर फ्रांस उसे रुका देते हैं। तो खुद P5 कंट्रीज भी बटे हुए हैं। एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, 193 मेंबर्स हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में है, लेकिन सिर्फ 15 लोगों को ही क्यों रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। वहां पर कई एस्पायरिंग ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया, जर्मनी, जापान, जो ब्राजील, जो रेडी हैं यूएनएससी का मेंबर, परमानेंट मेंबर बनने के लिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उन्हें सही तौर पर नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर अभी भी ऊपर जब हमने देखा कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वहां पर अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन रीजन से 3 रिप्रेजेंटेशन, से एशिया से सिर्फ 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। तो ये कहीं ना कहीं मिस बैलेंस हो जा रहा है कि किस तरीके से आपने ये सभी रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। और इसी से रिलेटेड वे फॉरवर्ड अगर हम आखिर में बात कर सके तो क्या कुछ कर सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए। तो सबसे पहला, इम्बैलेंस इन द पावर्स नीड टू बी एड्रेस्ड। ये P5 कंट्रीज के पास जो वीटो पावर है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें सोचने की जरूरत है कि कब और कैसे इसका इस्तेमाल होगा, और अगर इस्तेमाल किया भी जाएगा तो किस तरीके से उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। और ये जो इम्बैलेंसेस है अलग अलग जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल और नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के बीच, वो क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में हमें बैठकर डिस्कस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हमें बहुत ही जरूरी है। ये 15 मेंबर्स जो है वो काफी नहीं है 193 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, हमें और भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने चाहिए। वीटो पावर के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। डिस्कशन एंड डिबेट प्रॉपरली, जो इनके मीटिंग्स वगैरह होते हैं उनके ना ही हमें टेक्स्ट पता चलते हैं, ना ही उनके कोई मिनट्स वगैरह होते हैं, तो क्या तरीके से हम जानें कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से है वहां पर। तो बैठकर आप सही तौर पर डिस्कशन और डिबेट करें और एक्सेप्ट अ डायनामिक रोल। जैसे जैसा दुनिया चेंज हो रही है उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी चेंज करना चाहिए। बदलती हुई दुनिया के साथ इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे जो कंट्रीज जो ऑलरेडी बहुत ही लॉबिंग कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के सीट के लिए, उन सभी के कंसर्न्स को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बहुत ही जरूरत है। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो वीडियो को एंड करने से पहले थोड़े बहुत रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको एज एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूएन बॉडी विच इश्यूज अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन। अगर ये रेजोल्यूशन पास करता है तो खत्म, वो सभी कंट्रीज पर बाइंडिंग है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो कोई भी डिसीजंस पास करता है कोई भी कंट्री उसके खिलाफ नहीं जा सकता, दे आर बाइंडिंग। यूएनएससी का सबसे पहला सेशन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1948, 17 जनवरी 1946, 24 फरवरी 1949 या 30 जुलाई 1944। एंड द करेक्ट आंसर इज 17 जनवरी 1946 को इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स का हिस्सा कौन है दिए गए ऑप्शंस में से? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। And the correct answer is of course it is UN ECOSOC, that is United Nations Economic and Social Council। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूएनएससी, यूएनजीए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट, ECOSOC और ट्रस्टीशिप काउंसिल।
यूनाइटेड नेशन सिस्टम एजेंसीज इंक्लूड, देखिए फर्क है ऑर्गन में और एजेंसी में। अभी हमने देखा यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएन के 6 ऑर्गन्स में से एक हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से पार्ट्स हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो एजेंसीज में से एक है। आप यूनेस्को के बारे में बात करते हैं, यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सभी यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो उसके ऑर्गन्स नहीं है। तो ऑर्गन्स अलग है और एजेंसीज अलग है। यूएनएससी का टोटल मेंबरशिप कितना है, सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट को मिलाकर 5, 10, 15 या 20? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। P5 कंट्री नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स जापान इसका हिस्सा नहीं है। फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना और यूएसए जो है वो P5 नेशंस हैं। वीटो पावर किसके हाथ में होता है? यूएन सेक्रेटरी जनरल, एज ऑफ नाउ एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। P5 नेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहां पर थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी के साथ भी अगर हम देखें तो शायद आपने यूएनएससी लिखा होगा, लेकिन यूएनएससी में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं जिन्हें वीटो पावर नहीं दिया गया। तो टू बी स्पेसिफिक P5 नेशंस इकलौते हैं जिनके हाथ में वीटो पावर दिया गया है। यूएन चार्टर कब साइन किया गया था जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ? 1935, 1940, 1945 या 1950? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 1945। यूनाइटेड नेशंस जो नाम है वो किसने कॉइन किया? एफडी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन या व्लादिमीर लेनिन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस टाइम के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड हाउ मेनी टाइम्स टू यूएनएससी टिल नाउ? अब तक इंडिया का इलेक्शन कितनी बार हुआ है यूएनएससी में? ऑफ कोर्स एज अ नॉन परमानेंट मेंबर 6, 7, 8 एंड 9। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स फॉर अ रिकॉर्ड 8th टर्म। आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्शन जापान का हुआ है, सबसे पहले 11 बार, फॉलोड बाय ब्राजील 10 टाइम्स, अर्जेंटीना 9 टाइम्स एंड देन कम्स ऑन द 4th पोजीशन इंडिया 8 टाइम्स एंड देन पाकिस्तान, कोलंबिया एंड इटली 7 टाइम्स एंड देन कम्स कनाडा 6 टाइम्स। तो ये थे चंद रिव्यू क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो वीडियो को एंड करने के पहले अगेन मैं आपसे बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। एसएसबी को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। एक बार जाकर हमारे बाकी के कोर्सेज भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.